हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 एंड टॉपिक का नाम है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना, ऐसा जिज्ञासा आना चाहिए ना। जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाहरी भाग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आंतरिक भाग में प्लेट की टकराने की वजह से भूकंप आता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपरी भाग में भी परिवर्तन होता है। इसके बारे में और भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। आज हम जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। यहाँ जानने के पहले सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई खोदना होगा, तभी हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। और वहाँ पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना असंभव भी है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। चित्र 2.1 में दिखाया गया है पृथ्वी का आंतरिक भाग। यहाँ देखिए, ये आंतरिक कोर है। जब से ये जो इनर कोर है इसको आंतरिक कोर कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेंटल है और सबसे ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी है, ठीक। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में लगभग 5 किलोमीटर तक है। तो सबसे ऊपरी परत हमने देखा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, ये भूप्रॉपर्टी है। लेकिन भूप्रॉपर्टी में 35 किलोमीटर जो है, 35 किलोमीटर इसका क्या है, समुद्र महाद्वीपीय संहति है और 5 किलोमीटर क्या है, महासागरीय संहति है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना का बना है। जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और ये जो पॉइंट है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमै, सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। तो यहाँ हमें दो चीज़ पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, महाद्वीप वाले भाग को हम सिलिका कहते हैं, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और महासागर वाले भाग को सीमा कहते हैं, जो कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, चित्र 2.2 में दिखाया गया है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, आप महाद्वीपीय प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं। ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है जो कि 35 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी। और ये महासागरीय प्रॉपर्टी है, महासागरीय प्रॉपर्टी जो कि सीमा का बना हुआ है और ये सियाल का बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ठीक। इसकी सबसे आंतरिक कोर क्या होता है, परत कोर होता है। जैसे ये प्रॉपर्टी का हमने चित्र बनाया, एक पार्ट हमने लिया, या अंतर वाला भाग को हम कोर कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेंटल एंड इसके सबसे ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं, भूप्रॉपर्टी, मेंटल एंड कोर, जिसकी त्रिज्या 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा की बनी होती है तथा निफे मतलब कि हमने देखा कि जो महाद्वीपीय वाला पार्ट है वो तो सियाल का बना हुआ है, महासागरीय वाले पार्ट है जो कि सीमा का बना हुआ है। आंतरिक भाग जो है वो निफे का बना हुआ है। निफे मतलब निफेल एंड फेरस मतलब लोहा का बना हुआ है। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होती है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है।
यहाँ देखिए शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, जिसका लैटिन शब्द है सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। एंड मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अब हम जानेंगे शैल एवं खनिज के बारे में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, जिसको हम इग्नियस कहते हैं, अभी हमने देखा लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ इग्नियस, ठीक है। सेकेंड है अवसादी, सेडिमेंट्री शैल कहते हैं, और ये लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर से बना है। एवं कायांतित, जिसे हम मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं, और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। द्रवित मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे कि मैग्मा, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से, कैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है? जैसे पृथ्वी के अंदर 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये 2 प्लेटें टकराते हैं, तो जब 2 प्लेटें टकराते हैं तो जो हैवी प्लेट है ना, जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाते हैं, और जो हल्का प्लेट है वो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो जो नीचे धंसे हुए प्लेट है ना, तो नीचे धंसे हुए प्लेट है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है ये पिघलने लगते हैं, और पिघलने के बाद ये मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में हो जाते हैं। और ये इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर रहता है कि ये ऊपर की ओर प्रॉपर्टी को चिरकर निकलते हैं, और उसी को हम वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो ये जब निकलते हैं तो वो मैग्मा जो होता है ना लिक्विड अवस्था में होता है, तो जब बाहर ये आते हैं तो ठोस अवस्था में हो जाते हैं, ठीक। और ठोस होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढालते हैं। ठोस होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं, यही आग्नेय शैल कहा जाता है। इसी से बना हुआ जो चट्टान है ठोस अवस्था में है, उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतर्वेदी एंड बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की परिकल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के ऊपर आकर बनता है ना, उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जो बीच में जैसे प्रॉपर्टी के अंदर ही यहाँ बीच में या रास्ते में कहीं भी बन गया, इसको हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। इसकी संरचना, जो हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के बारे में देख रहे हैं, तो बहिर्वेदी आग्नेय शैल की संरचना जो है बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है या अंतर्वेदी है, तो आप क्या बताएंगे कि बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। तो यहाँ हमने देखा, तो जो बेसाल्ट है जो बहिर्वेदी प्रॉपर्टी के ऊपर आकर ठंडा होते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाते हैं, और ग्रेनाइट जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर ही ठंडा हो जाते हैं, जिसकी और ये ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाए तो ग्रेनाइट है, ठीक है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ देखिए जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यहाँ हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शैल जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान ही है, शैल है, ठीक है, ये चट्टान है। तो ये चट्टान क्या होता है कि भारत कभी लुढ़क 2 चट्टान अलग अलग बन गए, तो कभी एक दूसरे से टकरा गए या कभी लुढ़क गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये
टूट जाते हैं, मतलब टुकड़ों में टूट जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब क्या होता है कि अब पृथ्वी पे हवा चलती है या बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई, नदी का बहाव आया, बारिश पानी का बहाव आया, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये जो टुकड़ा है चट्टान का एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पे इस तरीके से जमा हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो टुकड़े हैं लगातार इस तरीके से जमा होने लगते हैं, लगातार एक बार में नहीं, मतलब काफ़ी टाइम लगता है एक जमा होते हैं। इस तरीके से ये परत में जमा होने लगते हैं। तो जब परत में एक बनाने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये परत का निर्माण करते हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो जाते हैं। जैसे कि ये चट्टान जो है हवा की वजह से या नदी के बहाव की वजह से या पानी की वजह से, ये मतलब तेज़ बहाव या बारिश तेज आई, इसकी वजह से यहाँ आकर जमा हो रहे हैं। यहाँ से जमा हो रहे हैं तो इसके पास कुछ पेड़ पौधे भी हैं, है ना, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इसके ऊपर दब गए या यहाँ पे आ गए, इसके ऊपर फिर से चट्टान दब गई। तो इस तरीके से ये परत का निर्माण करते हैं और इसमें ये जो पेड़ पौधे या जानवर या अन्य सूक्ष्म जीव जो दब जाते हैं इसके अंदर, तो इसी से हम जीवाश्म का भी निर्माण होता है, जो जीवाश्म हो सकते हैं। ठीक है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र में दिखाया गया है आपको, ये चित्र 2.3 में कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल दिखाया गया आपको। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कायांतरित चट्टान है, ठीक है, ये कोई अलग चट्टान नहीं है, ये अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान से ही जब उच्च ताप और दाब के कारण इनका परिवर्तित हो जाता है, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो गया, चूना पत्थर ही संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू जिसको कहते हैं, बचपन में खेला होगा आपने, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। तो बचपन में सबों ने आई होप कि खेला होगा पत्थर का खेल, तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, ये तो लाल किला है ना, लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि शैल चक्र क्या होता है। तो शैल चक्र होता है कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, हमने डिस्कस किया इसके बारे में। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से शैल चक्र का निर्माण होते रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये शैल चक्र चलते रहता है। जैसे यहाँ देखिए कि अवसादी शैल का निर्माण हुआ, इसी के टूटने फूटने से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण की वजह से अवसादी शैल का निर्माण हुआ। अत्यधिक ताप एवं दाब की वजह से वही उसी शैल में मतलब आग्नेय शैल और अवसादी शैल में ही अत्यधिक ताप एवं दाब की वजह से कायांतरित शैल का निर्माण होता है और फिर से पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये द्रवित मैग्मा है। ठीक है, शैल चक्र दिखाया गया है। अगर आपके एग्जाम में मेंस में अगर आपके शैल चक्र का पूछा जाए उसके बारे में, तो आप इस फिगर को बना सकते हैं। तो यहाँ मैग्मा है। मैग्मा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल क्या होता है, आग्नेय शैल टूट फूट जाता है। कैसे,
आपस में टकराने के बाद, लुढ़कने के बाद किसी भी वजह से वो टूट फूट जाता है। टूट फूट जाने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरण होते हैं, कैसे? हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, जल के द्वारा, और फिर ये परत में जमा होने लगते हैं, जिसको हम अवसाद कहते हैं। मतलब ये टूटा फूटा जो चट्टान है इसी को हम अवसाद कहते हैं, और एक परत के रूप में जमा होने लगते हैं, इसको हम अवसादी शैल कहेंगे। फिर अवसादी शैल उच्च ताप और दाब की वजह से अवसादी शैल और फिर आग्नेय शैल, दोनों में उच्च ताप और दाब की वजह से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, फिर से ये मैग्मा बनाते हैं। ठीक है, ये आग्नेय शैल का ही इस तरीके से अवसाद में, आग्नेय शैल को ही टूटने से अवसाद बना, और अवसाद परत में जमा हुआ अवसादी शैल। फिर अवसादी शैल और आग्नेय शैल दोनों क्या होते हैं, अत्यधिक दाब एवं तापमान की वजह से क्या होता है, कायांतरित शैल का निर्माण होता है, और कायांतरित शैल फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, अत्यधिक फिर से पिघलने लगता है, ये फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, और ये रोटेशन चलते रहता है, और इसी को हम शैल चक्र कहते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज जो है वो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, और अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप लिख कर मुझे सेंड कर सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, इवालुएट करके भी आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर, और यहाँ से अगर आप यहाँ से आपका मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और यहाँ से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। जैसे है द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या होता है, आग्नेय शैल अभी हमने पढ़ा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी होता है। चाहे आप ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब चाहे आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर मिलान वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपका खुद का प्रैक्टिस होगी, तो ये ज़रूर कीजिए आप। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।